तो हड़प्पा के बारे में उस दिन हो चुका था कि हड़प्पा नगर की क्या क्या विशेषताएँ थी, सामूहिक रूप से देख चुके थे टोटली हड़प्पा सभ्यता की। अब देखना है हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख नगर कौन कौन से थे। ऐसे तो काफ़ी नगरें थी, उसमें 1400 से ज़्यादा स्थलें खोजी जा चुकी हैं, जिसमें सभी नगर नहीं थी, आज की तरह कुछ गांव और कुछ नगर भी थी। तो उसमें से कुछ नगर का यहाँ नाम दिया गया है, खोजने वाले का नाम दिया गया है, और जो है सन दिया गया है और नदी का नाम दिया गया है। तो इसको देख लेते हैं। इसमें से एक दो मतलब कम से कम 3 इसमें इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ऐसे ही हैं। तो आप 2-3 को याद कर लेंगे जिसको हम बताएंगे। सबसे पहला है हड़प्पा। हड़प्पा इस सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल था और यह सबसे बड़ा शहर जैसा था। इसमें काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, इसलिए इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है कि हड़प्पा खोज किसने किया था। और चूँकि सबसे पहले इस स्थल का खोज हुआ था, इस कारण भी इसको याद रखना काफ़ी ज़रूरी है। हड़प्पा सभ्यता का खोज जो है दयाराम साहनी ने किया था और ये जो खोज है उन्होंने 1921 में किया था। 1921 में इन्होंने किया था। और ये जो बसी है, ये कहाँ बसी है? रावी नदी के किनारे। आपका इसमें इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये बन रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? और कब किया था? और ये हड़प्पा सभ्यता कहाँ स्थित है? रावी नदी। तो इस तरह से यहाँ 3 कम से कम ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। 3 अथवा 4 ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक लाइन से आता है और ये पूछा ही जाता है। कभी कोई प्रश्न करके इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा आपका मोहनजोदड़ो, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोहनजोदड़ो या मोहनजोदाड़ो, इसका खोज रखालदास बनर्जी किए थे। इनको शॉर्ट में आरडी बनर्जी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आरडी बनर्जी दे देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो उससे कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। आर फॉर रखाल, डी फॉर दास बनर्जी, या आरडी बी भी दे दे तो आप समझ लीजिएगा। तो मोहनजोदाड़ो का खोज किसने किया था? रखालदास या आरडी बनर्जी। ये कब हुआ था खोज? 1922 में। और ये जो है मोहनजोदाड़ो, ये किस नदी के किनारे स्थित है? सिंधु नदी के किनारे, ठीक है। चनहुदड़ो, ये बहुत ज़्यादा बार नहीं पूछा है, लेकिन फिर भी इसको देख लिए। चनहुदड़ो का खोज जो है गोपाल मजमुदार ने किया था और ये भी सिंधु नदी के किनारे ही स्थित था। इसका खोज 1931 में हुई थी, ठीक है। रंगपुर का कई बार खोजकर्ता का नाम पूछ दिया है। तो रंगपुर जो है इसका खोजकर्ता कौन है? माधव स्वरूप वत्स। रंगपुर के खोजकर्ता हैं माधव स्वरूप वत्स और ये खोज हुआ था 1931 से 53, यानी काफ़ी लंबा टाइम लग गया था इसमें। और ये नदी के किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे हैं। रंगपुर किस नदी के किनारे है? मादर नदी के किनारे। चूँकि मादर नदी इंपॉर्टेंट है, इसलिए रंगपुर को याद करना जरूरी है। यहाँ रंगपुर इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि मादर नदी के कारण रंगपुर इंपॉर्टेंट है। मादर नदी के कारण ये जो लोथल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन दोनों की तरह आपका ये और ये याद होना चाहिए। लोथल का खोज किसने किया था? रंगनाथ राव ने किया था। ये घटना 1954 की है और ये किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे। इसमें ये उतना नहीं पूछता, ये नहीं पूछता है, ये पूछता है कि लोथल किस नदी के किनारे है। तो लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है, ठीक है। आगे है कालीबंगा, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें भी आपको नदी ही याद करना है, इन दोनों को याद नहीं करना है। कालीबंगा का खोज किसने किया था? ब्रजवासी लाल। ब्रजवासी लाल ने किस स्थल का खोज किया था? कालीबंगा का। और ये घटना कब की है? 1961 की। और ये किस नदी के किनारे है? तो घग्गर नदी या घाघर नदी। घग्गर नदी के किनारे है कालीबंगा। कालीबंगा जो है किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। आगे है आपका धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में है? इस कारण से यह इंपॉर्टेंट है। हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है राज्य, क्योंकि ये नदी किनारे काफ़ी करीब नहीं था, तो इसलिए हम राज्य मेंशन नहीं किए हैं। ये भी बताएंगे आगे कि कौन किस राज्य में है। अभी इसका एगो बताते हैं। धौलावीरा जो है गुजरात में है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। गुजरात का जो कच्छ वाला इलाका है वहाँ पे धौलावीरा स्थित है। और इसका खोज किया था किसने? RS बिष्ट ने किया था। और ये 1989 से 90 की घटना है। RS बिष्ट ने धौलावीरा का खोज कब किया था? 1989 से 90 के बीच, ठीक है। अगला है रोपड़। रोपड़ का खोज किसने किया था? जगदत्त शर्मा। इसमें आपको इम्पोर्टेंट इसका खोजकर्ता और डेट नहीं, बल्कि इसका नदी है। रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे। रोपड़ जो है किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज नदी के किनारे, ठीक है। आगे है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर जो है ये भी किस नदी किनारे है? हिंडा नदी किनारे है। इसमें आपको इन दोनों को याद करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस नदी के नाम याद कर लीजिएगा, इतना का काम चल जाएगा आपके एग्जाम का, ठीक है। अब चूँकि आप लोग बीपीएससी तो पढ़ नहीं रहे हैं, बीपीएससी में ये सब पूछा जाता है,
तो उतना आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जानकारी रहे तो अच्छा ही है। तो अब एक एक करके इन सभी स्थलों की विशेषताओं को देख लेते हैं। जैसे कि दो नगरों की विशेषताओं को हमने लिख दिया है ताकि समझाने में आसानी हो और टाइम कम लगे। पहला है हड़प्पा। जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खुदाई हड़प्पा नाम की जगह से ही शुरू हुई, इसलिए इस पूरी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया, जिसके बारे में पहले बात हो चुकी है। और ये जो हड़प्पा जगह था ये काफ़ी विकसित स्थल था और काफ़ी अच्छा खासा शहर था वहाँ पे। और शहरी व्यवस्थाएं जो आज अपने इस युग में है, इस तरह की लगभग व्यवस्था जो है उस समय था। इसमें पहला विशेषता इसकी है कि यह रावी नदी के किनारे बसा था, जो पंजाब के मोंटोगोमरी जिला में स्थित है। तो आपसे यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछेगा कि हड़प्पा कहाँ स्थित है? हाँ, अभी ये वर्तमान के पाकिस्तान में है, ठीक है। नदी कौन सा है? रावी है। और प्रांत कौन सा है? पंजाब। और जिला कौन सा है? मोंटोगोमरी, ठीक है। तो यहाँ ये 2-3 ऑब्जेक्टिव इसमें से हो गया। फिर आगे है इसका खोज कब और किसने किया था। इसी चूँकि काफ़ी लंबी स्टोरी है तो उतना आप लोग को न बता करके शॉर्ट में बता दे रहे हैं। इसका जो पता है वो 1826 में इसके बारे में अनुमान लगाया गया था चार्ल्स मेसन साहब द्वारा, लेकिन चार्ल्स मेसन के बातों पर बहुत विशेष ध्यान नहीं दिया गया और इस पर कोई विशेष खोज नहीं हुई, इसकी कोई भी शोध या खनन वगैरह नहीं किया गया। तो इस सभ्यता को अगर उस समय अगर कोशिश किया गया रहता, उस समय ही अगर इस पर विशेष ध्यान दिया गया रहता तो शायद इसका खोज उस समय ही हो गया रहता। लेकिन ये कब हुआ हड़प्पा सभ्यता का खोज? 1921 में। और ये कब की घटना है? 1826 की। लगभग 100 वर्ष चल ही जा रहा है, पूरा 100 वर्ष नहीं है, 100 वर्ष लगभग जा रहा है पीछे। तो इतना दिन पहले हो चुका होता लेकिन नहीं हुआ क्योंकि इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। चार्ल्स मेसन साहब के बाद जो है 1856 में जब कराची से लाहौर के बीच के लिए रेलवे पटरियां बिछाई जा रही थी, उस क्रम में क्या होता है कि जब रेलवे पटरियां बिछाई जाती हैं तो कहीं खाल जगह आ जाता है, गड्ढा आ जाता है, कहीं ऊंचा आ जाता है, तो वैसे में लेवल करना होता है। तो जब ये लेवल कर रहे थे तो ये खंडर जो है हड़प्पा की खंडर वो बीच में आ गई और बीच में आ जाने के कारण उसको लेवल करने के कारण उससे कई ईंट जो है, कई नहीं बल्कि हज़ारों की मात्रा में ईंट उससे निकलने लगे। और वहाँ के जो ठेकेदार थे उन लोगों ने इसके ईंट का खूब भरपूर प्रयोग किया, क्योंकि इसकी जो ईंट थी काफ़ी अच्छी पकी हुई थी और अच्छी स्थिति में थी, इसलिए इसका यूज़ जो है पटरी बनाने में कर लिया गया। और पटरी बनाने में काफ़ी ईंट जब निकला गया अज्ञानतावश, क्योंकि लोगों को पता नहीं था कि ये इतना इम्पोर्टेंट है, तो अज्ञानतावश जो है उस ईंट का यूज़ खूब लोग कर लिया। लेकिन जब पता चला कि इसके अंदर काफ़ी ईंट आ रहा है तो जांच हुई और उसके बाद में जो है शोध के हिसाब से पता चला कि नहीं, इसको अब जो है रोक देना चाहिए और इसके ईंट का जो खनन है वो रोक दिया गया और इसका खनन कार्य होना शुरू हो गया। तो उस समय जो है रेलवे निर्माण जब हो रहा था तो उस समय के ये 2 व्यक्ति जो थे रेलवे निर्माण करवा रहे थे। आप इनको ठेकेदार के रूप में याद कर सकते हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, इनको याद करना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये आपके 12th से आगे की बात है। फिर भी आगे देखिए। और तब आती है कहानी 1921 की, जो आप लोग सभी याद करके रखते हैं या सभी को बताया भी सिर्फ जाता है 1921, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ 1921 में ही एकाएक खोज हो गया। 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग जो था उसके उस समय हेड थे जॉन मार्शल साहब। और जॉन मार्शल जो थे, चूँकि उस समय भारत स्वतंत्रता प्राप्त नहीं किया था और इसलिए यहाँ के तमाम चीज़ों पर जो है ब्रिटिश का राज था, तो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के जो हेड थे वो कौन थे? जॉन मार्शल थे। और जॉन मार्शल के आदेश पर जो है कौन थे? दयाराम साहनी 1921 में इस स्थल का खनन किए और उन्होंने इसके बारे में पता लगाया और दुनिया के सामने प्रकाश में लाया। तो आधिकारिक रूप से इसका खोज जो है कब होता है? 1921 में। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से हो चुकी थी? 1826 से, ठीक है। तो 1826 से इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन आधिकारिक रूप से इसका खनन कब होता है? 1921 में। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दे कि हड़प्पा सभ्यता का खनन किसने करवाया और ऑप्शन में दयाराम साहनी दे ही नहीं और उसमें एक ऑप्शन हो जॉन मार्शल, तो आपको वहाँ पे लगाना है कौन? जॉन मार्शल, क्योंकि उन्हीं के आदेश पर हुआ था। उस समय उस विभाग के हुए हेड थे, तो जॉन मार्शल अगर ऑप्शन में आएगा तो आप ऑप्शन में जॉन मार्शल लगा देंगे।
अगर जॉन मार्शल नहीं आ रहा है तो आप दयाराम साहनी लगा देंगे। इस तरह से आप जो है एग्जाम में अगर इसको याद रखते हैं तो एग्जाम में इस प्रश्न को करने में सक्षम होंगे। नहीं तो क्या होता है कि बच्चे जो है बता दिया जाता है सिर्फ उनको कि दयाराम साहनी ने खोज किया था और एग्जाम में जाते हैं और दयाराम साहनी ऑप्शन में आता ही नहीं है। अब आया जॉन मार्शल, अब बताओ लगाए तो लगाएं क्या। तो ऐसे स्थिति में कन्फ्यूज हो जाते हैं, कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पुरातत्व विभाग के जो हेड थे वो थे जॉन मार्शल, लेकिन जो उत्खनन करवाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे? दयाराम साहनी। ठीक है, तो दोनों आदमी का आप नाम याद कर लीजिए। अगली विशेषता है यह सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। तो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा था? हड़प्पा था। ठीक है, इसका क्षेत्रफल के हिसाब से यह दूसरा सबसे बड़ा था। क्षेत्रफल के हिसाब से देखिए कन्फ्यूजन है, कई लोग जो है कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदाड़ो है, कई लोग कहता है कि कौन सा है? राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी ना है। कई लोग राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थल कह देता है, कई लोग मोहनजोदाड़ो को सबसे बड़ा स्थल कह देता है। लेकिन अगर एग्जाम में आए तो आप मोहनजोदाड़ो को लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है वो कौन सा है? हड़प्पा है। दूसरा सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? हड़प्पा है। अगली विशेषता है यहाँ से 6 मीटर ऊंचा टीला मिला है जहाँ से अनाज पीसने का साक्ष्य मिला है। इसके दक्षिणी साइड में, दक्षिणी या उत्तरी साइड था, दक्षिणी साइड में एक 6 मीटर ऊंचा टीला, 6 मीटर काफ़ी ऊंचाई होता है और टीला करने का मतलब आप छोटा सा मत समझ लीजिए, बड़ा सा था। और वहाँ से जो है वृत्ताकार पक्के ईंट के बने हुए चबूतरे मिले हैं। तो अनुमान लगाया जाता है कि उसमें जो है अनाज रख करके क्या होता था? पीसा जाता था। और इस तरह से जो है ये अनुमान लगाया गया कि अनाजों की पिसाई के लिए वहाँ पे अच्छी खासी व्यवस्था थी और वहाँ पे जो टीला है उस पर अनाज पीसने का काम होता था। उसके बाद में इसकी अगली विशेषता है कि यहाँ से श्रमिक आवास का भी साक्ष्य मिला है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि कोई देखा नहीं, कोई वीडियो नहीं, कोई फोटो फुटेज नहीं, फिर कैसे पता चला कि वहाँ श्रमिक रहते थे या क्या रहते थे? देखिए, मार्केट की संरचना कुछ अलग होती है, रहने वाले घर की संरचना कुछ अलग होती है। तो वहाँ से जो घर मिले हैं, ये टीला वाला जो एरिया है उसी एरिया से 2 पंक्तियाँ में 15 घर मिले हैं, 2 पंक्ति में 15 घर मिला है। तो इससे अनुमान लगाया जाता है कि ये जो घर था वो श्रमिकों के लिए बनाया गया था, जहाँ मार्केट जैसी कोई सुविधा या व्यवस्था नहीं थी। रुक गया क्या? रुका नहीं हुआ है, लाले हैं नु? हाँ तो कोई बात नहीं, फ़ोन से खा लेना देना। आगे है, यहाँ धातु बनाने वाले भट्ठी भी मिले हैं। धातु जैसे कि आज बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ मिश्र धातु क्या बोलते हैं, अयस्क को निकाला जाता है पिघला उगला करके और उससे संशोधन करके धातु निकाले जाते हैं। उस तरह के जो है वहाँ से कई फैक्ट्रियाँ मिली है, भट्ठी मिली है जिससे धातु को पिघला करके और उससे अन्य चीज़ बनाए जाते होंगे। तो धातु बनाने वाले भट्ठी का साक्ष्य कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। यहाँ कब्रिस्तान R37 और समाधि H मिला है। यहाँ कब्रिस्तान को कई बार CR37 भी कह दिया जाता है। तो एग्जाम में पूछेगा CR37 क्या है, तो आप कहिएगा हड़प्पा सभ्यता से मिले विशेष कब्रिस्तान या एक कब्रिस्तान जिसका नाम R37 था। यहाँ से कई मृतकों का जो है कब्र मिला और इसका नाम R37 रख दिया गया। क्यों रखा गया, इसकी एक लंबी कहानी है, कभी समय मिला तो उसको हम बता देंगे। तो CR37 कहाँ से मिला है? हड़प्पा से। और यहाँ से एक समाधि H मिला है। अब आप सोच रहे होंगे समाधि और कब्रिस्तान में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं है, फिर इसको अलग क्यों रखा है? अलग रखने का कारण है कि ये अलग काल का है, ये हड़प्पा के बाद वाले काल में ये समाधि बना था। जब इसके कार्बन डेटिंग किया गया तो पता चला कि ये जो है हड़प्पा काल से बाद की समाधि है, इसलिए इसका नाम समाधि H रख दिया गया। और ये हड़प्पा समय की थी, इसलिए इसका नाम जो है R37 रख दिया गया, या आप इसको CR37 कह सकते हैं। तो ये थी हड़प्पा की कुछ विशेषता। अब जानते हैं मोहनजोदाड़ो की कुछ विशेषताओं को। ठीक है, मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी विशेषता है कि सिंधु नदी के किनारे बसी थी, जो सिंधु प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। और ये पाकिस्तान में है अभी वर्तमान के। तो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है सिंधु, और सिंधु किस नदी के किनारे है? सिंधु नदी के किनारे है। किस प्रांत में है? तो सिंध प्रांत में है। और जिला कौन सा है? लरकाना है। तो ये सभी ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं। दूसरी विशेषता है, यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था।
यह जो है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था। और चूंकि हमने पहले ही बताया कि ये कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, लेकिन अगर जनसंख्या के आधार पर पूछे तो 100% श्योर है कि जनसंख्या के आधार पर ये जो है सबसे बड़ा शहर था। लेकिन इसे कई लोग जो है क्षेत्रफल के आधार पर भी सबसे बड़ा शहर माने हैं। तो किसी भी तरह से पूछे आप हड़प्पा को लगा दीजिएगा। हमने यहाँ लिख भी दिया है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अच्छा हाँ मोहनजोदड़ो को, तो मोहनजोदड़ो को जो है लगा दीजिएगा। उसके बाद में है मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछ जाता है कि मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला। ठीक है, मृतकों या प्रेतों या आप भूतों का टीला भी कह सकते हैं। इसे जो है सिंधु का बाग भी कहा गया है, इसको सिंधु का बाग भी कहा गया है, सिंधु का बाग भी कहा गया है। तो सिंधु का बाग किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सिंधु का बाग किसे कहा गया है? मोहनजोदड़ो को। अगली विशेषता है मोहनजोदड़ो का यहाँ से एक विशाल स्नानागार मिला है। विशाल स्नानागार के बारे में सब्जेक्टिव प्रश्न भी है। ये क्या था कि जैसे आज इसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, इस तरह की कुछ संरचना थी उस समय। और यह जो है विशेष अवसरों पर यूज़ करने के लिए बनाया गया एक पुल था, जिसका काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर था। और यह जो वहाँ की विशेष स्ट्रक्चर्स में से एक स्ट्रक्चर है। इसकी लंबाई चौड़ाई हमने मेंशन यहाँ कर दिया है, आप देख सकते हैं। 11.88 मीटर ये लंबी थी, 7.01 मीटर चौड़ी थी और 2.43 मीटर गहरी थी, जो कि अच्छी खासी लंबाई चौड़ाई और गहराई मानी जाती है। तो विशाल स्नानागार जो था यहाँ की एक काफ़ी विशेष स्ट्रक्चर था। चूँकि आज के ज़माने में हम लोग स्विमिंग पूल जैसा कुछ देख पाते हैं, और आज से लगभग 5000 साल पहले या 8000 साल भी आप कह लें तो चलेगा, 8000 साल पहले ऐसा स्ट्रक्चर पाया जाना उस समय के युग में एक विशेष बात रही होगी। अनुमान लगाया जाता है कि इसका यूज जो है किसी विशेष अवसर पर किया जाता होगा और सामूहिक रूप से किया जाता होगा। इसमें जो है उतरने के लिए सीढ़ियाँ थी और चढ़ने के लिए भी सीढ़ियाँ थी। जैसे कि आज स्विमिंग पूल में होता है, उतरने के लिए सीढ़ी होता है, चढ़ने के लिए सीढ़ी होता है, ठीक उसी तरह से इसमें उतरने और चढ़ने दोनों के लिए सीढ़ी बनाई गई थी। आजकल तो मोटर के द्वारा पानी भर दिया जाता है पुल में, लेकिन उस समय मोटर नहीं होने के कारण इसके बगल में एक कुआं मिला है। और उस वह जो कुआं है वो कमरे के अंदर है, ताकि उसमें जल स्वच्छ रहे, ऊपर से कुछ गिरे नहीं। और उस कुएं से पानी, अनुमान लगाया जाता है कि उस कुएं से पानी निकाल करके जो है कहाँ भरा जाता था? स्विमिंग पूल में, जिसको विशाल स्नानागार कह रहे हैं हम। इतना हैवी स्ट्रक्चर था। आजकल तो पीओपी चलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको लगा दीजिए तो पानी का रिसाव रुक जाता है। लेकिन उस समय पीओपी नहीं था, तो उस समय जो है वो चारकोल और भी कई मिश्रण करके और उसको प्लास्टर किए हुए थे, ताकि पानी का रिसाव बाहर ना हो। सिर्फ अगर ईंट से जोड़ दिया जाए तो पानी का रिसाव बाहर चल जाएगा। तो उस समय उन लोगों ने काफ़ी चतुराई से चारकोल और अन्य चीज़ें मिला करके जो है उसको प्लास्टर कर दिया था, ताकि पानी का रिसाव बाहर ना जाए। तो अगर आपसे पूछे कि विशाल स्नानागार क्या है, इसकी विशेषताओं को लिखें, तो इस तरह से इसकी विशेषता को लिख दीजिएगा, इसकी लंबाई चौड़ाई को बता दीजिएगा और जो हमने विशेषता बताया उसको बता दीजिएगा। आगे है, यहाँ एक विशाल अन्नागार मिला है, जिसे यहाँ का सबसे बड़ा भवन भी कहा जाता है। सभी लोग नहीं मानते हैं, लेकिन जो व्हीलर महोदय हैं, व्हीलर महोदय ने इस भवन को विशाल अन्नागार कहा है और कहा है कि ये सबसे बड़ा भवन है। इससे बड़ा भवन मोहनजोदड़ो में नहीं मिला है। तो मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा भवन किसे माना गया है? विशाल अन्नागार को, यानी जहाँ पे अन्न रखा जाता है। जैसे कि आज पटना में गोलघर है, उसी तरह का उस समय व्यवस्था था। और अन्न को रखने के लिए, विपत्ति काल के लिए जो अन्न बचा के रखते थे, वो अन्न जो है उस अन्नागार में ही वो स्टोर करके रखते थे। ये अन्नागार है, अन्नागार। आगे है, यहाँ से सभा भवन भी मिला है। सभा भवन मतलब एक बहुत बड़ा घर मिला है, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यह सभा भवन रहा होगा। आप लोग मोहनजोदड़ो अगर फिल्म देखे होंगे तो उसमें देखे होंगे सभा लगता था, बीच में एक राजा बैठता है, राजा जैसा जो पुरोहित होता है वो बैठता है और साइड साइड से सभी लोग बैठे होते हैं। तो एक सभागार भी मिला है, और ऐसा इसलिए इसको सभागार मनाया जाता है क्योंकि स्क्वायर में था। स्क्वायर कहने का मतलब जितनी लंबाई थी उतना ही इसकी चौड़ाई थी, यानी ये 27 मीटर बाई 27 मीटर का एक कमरा मिला है, जिसको सभागार के रूप में माना गया है। तो
उसके बाद में है कांसे की नर्तकी की मूर्ति, ये इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है आपके लिए। कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से मिली है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है और ये जो है काफ़ी विशेष स्ट्रक्चर है और इससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय के जो लोग थे वो नृत्य, संगीत आदि चीज़ों में रुचि लेते थे और सौंदर्य पर भी विशेष ध्यान देते थे, क्योंकि उस मूर्ति का स्ट्रक्चर ये सभी चीज़ों को बयां करता है कि उस समय के लोग किन किन चीज़ों के शौकीन रहे होंगे। आगे है कि पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो इन दोनों को हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी कही है, क्योंकि दोनों में काफ़ी समानताएं दिखी हैं। दोनों की जनसंख्या, दोनों का घर, दोनों की बनावट, दोनों की मतलब कि जो भी विशेषताएं हैं काफ़ी मिलती जुलती है, जिसके कारण और दोनों काफ़ी डेवलप अवस्था में थी, तो यह अनुमान लगा पाना कि कौन राजधानी है ये मुश्किल था। इसलिए पिगट महोदय ने कहा कि हड़प्पा सभ्यता की दो जुड़वा राजधानियाँ थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। तो याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसको कहा गया है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को। ये किसने कहा है? पिगट महोदय ने। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं, आगे कल बता देंगे। देखें, ठीक है, लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने ले लिया तो मौसी रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। ठीक है, इसमें लोभी है, लोभी, लो से लोथल, लोथल, अभी से भोगवा नदी। ठीक है, मौसी है तो मौ से मोहनजोदड़ो, 80 से सिंधु नदी। हरा है तो ह से हड़प्पा, रा से रावी नदी। कंघा है तो कन से कालीबंगा, रा से घा से घग्गर नदी। ठीक है, रामा, रा से रंगपुर, मा से मादर। ठीक है, आगे है रोस, रो से रोपड़, सा से सतलज। उसके बाद में है आ गई आलमगीरपुर, आ गई नहीं, इसको छोड़ दो, चलो इतना ही देख लो। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक याद कर सकते हैं कि रामा मौसी हरा कंघा नहीं, लोभी मौसी का हरा कंघा रामा ने ले लिया तो मौसी रोष में आ गई और उसे बस से कुचल दिया। तो लोभी मौसी, लोभी लोथल भोगवा, मौसी मोहनजोदड़ो सिंधु, हरा तो हड़प्पा रावी, कंघा तो कालीबंगा घग्गर, रामा तो रंगपुर मादर, रोस तो रोपड़ और सतलज। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं।